हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का एक बार हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकाउंटेंसी पर। दोस्तों वही सीरीज चला रहे हैं जो कंटिन्यूस हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में जो शुरू की थी। कैश फ्लो स्टेटमेंट की हम लास्ट 2 क्लास को ले चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले उस क्लास को देखिए। बहुत बेनिफिशियल रहेगी हर कॉमर्स के बच्चे के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए। हम पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट सिखा रहे हैं। और देखिए लास्ट क्लास में जो डिस्कस कर दिया था वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बेटा सब पहले सारी चीजें हम कैश फ्लो के बारे में जान चुके हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या किया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्यों लोग कंपनी इसको प्रिपेयर करती हैं। ये सब चीजें अपने यहाँ पर पहले डिस्कस कर दी थी। तो सर अभी हम क्या डिस्कस करने वाले, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि नेक्स्ट जो हमारी क्लास बेटा, तो हम आपको इसका मीनिंग बताना सिखाएंगे। आपको ये वाला देखो, अभी आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कुछ चीजें मैं सिखा के गया था, हो सकता है आपको याद है नहीं है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको सिखा के गया था। अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ये वाली ये चीज आपको सिखा के मैं गया था। अगर आपने लास्ट क्लास मेरी ली होगी तो लास्ट क्लास में आपने ये चीज जरूर सीखी होगी। बोले सर 5000 बिल्कुल सीखा था सर, आपने बताया था। ये 5000 कहां से निकाला था आपने? एक बैलेंस शीट बताई थी हमें, और उस बैलेंस शीट में हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बिगिनिंग का बैलेंस दे रखा था और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एंडिंग का बैलेंस दे रखा था। देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना है? 20000। एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंडिंग ऑफ द ईयर कितना है? 25000। तो वही चीज मैंने सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट में स्टार्ट किया था। यहीं से तो आंसर है। देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द at the beginning of the year। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको पूरा कर लेता हूं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना? 20000। एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंडिंग ऑफ द ईयर कितना? 25000। तो ये 20000 का जो कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग था और वो कितना हो चुका है एंडिंग में? 25000। क्या 5000 से इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? अरे यही मैंने बताया था, हमारा आंसर है 5000। नेट इंक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट एट द कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 5000। नेट इंक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर कितना है बेटा? 5000। कहां से आया 5000? वो हमने आपको सिखा दिया था। अगर आपने हमारी लास्ट क्लास को नहीं देखा है बेटा तो उसको देखिए। ये हमारा मान लीजिए फर्स्ट स्टेप है। ये क्या है? फर्स्ट स्टेप। बहुत सारे लोग आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी सिखाएंगे, इन्वेस्टिंग सिखाएंगे, फाइनेंसिंग सिखाएंगे, लेकिन हमने सबसे पहले ये बता दिया बेटा कि ये हमारा आंसर क्या रहने वाला। दूसरी चीज, सॉरी, अब देखिए ये जो 5000 आपने जो निकाला है, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो इंक्रीज हुआ है वो 5000 से हुआ है। वो कहां से हो सकता है? तीन एक्टिविटी हमारे पास, फर्स्ट इज ऑपरेटिंग, सेकंड इज इन्वेस्टिंग एंड थर्ड इज फाइनेंसिंग। या तो वो ऑपरेटिंग से हुआ है, या इन्वेस्टिंग से हुआ है, या फाइनेंसिंग से हुआ है, या थोड़ा थोड़ा सबसे हुआ है, कुछ भी हो सकता है। वो हमने कल आपको डिस्कस कर दिया था। मैंने आपको लास्ट बोला था बेटा कि हम जो आगे जो डिस्कस करने वाले हैं वो तीनों एक्टिविटी को करने वाले हैं। ऑपरेटिंग को भी करेंगे। देखो अब मैंने क्या किया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को ऐसे प्रिपेयर किया। आप अपनी कॉपी के अंदर कंटिन्यूस प्रिपेयर करेंगे। मैंने ऐसे किया है, स्लाइड 1 पे लिया बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हो सकता है छोटी पड़ेगी और जरूरत हुआ तो और ले लेंगे स्लाइड। सेकंड लिया बेटा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और थर्ड स्लाइड पे लिया है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और इसी स्लाइड पे मैंने मेरा आंसर भी लिख लिया। बोले आंसर सभी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन करूं यहीं से शुरुआत करना है बेटा। तो ठीक है सर। अब आप हमें पढ़ाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नहीं, फॉर्मेट सबको पता होना चाहिए बेटा। देखिए सबसे पहले यहां लिखना है बेटा पर्टिकुलर। उसके बाद में यहां जो लिखना है बेटा वो 2 कॉलम बनते हैं रुपीस के। ये भी रुपीस का है और ये भी रुपीस का, अमाउंट का कॉलम मतलब। आपको तो एक ही बार लिखना पड़ेगा, मैंने अलग अलग पे बनाया है इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं। रुपीस एंड रुपीस, सेम, पर्टिकुलर,
रुपीज एंड रुपीज, ठीक है। इस तरह से बोला, ठीक है सर, पता चल गया हमें। अब बात ये करते हैं बेटा कि ये तो इसका फॉर्मेट है, बनाएंगे क्या सर? सबसे पहले हम आपको शुरुआत करवाएंगे फाइनेंसिंग से। बोले उल्टा सर, पहले तो ऑपरेटिंग लिखा आपने, फिर इन्वेस्टिंग लिखा, फिर फाइनेंसिंग, केवल सीखने के लिए बेटा। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम भी सबसे पहले आपको क्या करवाएंगे बेटा? ऑपरेटिंग ही कराएंगे, उससे भी पहले ये करवा देंगे। सीखने के हिसाब से सबसे पहले फाइनेंसिंग, और सीखने के हिसाब से फाइनेंसिंग क्यों सर? अरे फाइनेंस के बिना क्या बिजनेस शुरू हो सकता है क्या? अगर जब तक आपके पास पैसा नहीं है, क्या आप ये बता दीजिए कि इन्वेस्टमेंट करके बता सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। एक एग्जांपल लूं क्या? बोल लो सर, बहुत मजा आएगा। एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, छोटा सा, आप लोग देखिए मेरी स्क्रीन पे। बहुत सारे लोग जो पढ़ाते हैं मेरे को तो नहीं पता, लेकिन तरीका क्या होता है वो देख लीजिए, सिस्टम क्या होता है। मान लीजिए एक बच्चा है जिसका नाम है, मान लीजिए मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स, अब इस मिस्टर एक्स की इच्छा है कि ये 10,000 रुपीज के शेयर परचेज करे फ्रॉम एनी कंपनी। कोई भी कंपनी के शेयर परचेज ऑफ एनी कंपनी, कोई भी कंपनी के हो सकता है, रिलायंस के हो, किसी के भी हो। ठीक है सर, तो सबसे पहले बताइए कि ये मिस्टर एक्स से जो 10,000 के शेयर परचेज करना चाहता है, मतलब इन्वेस्ट करना चाहे पैसे। आजकल देखो ट्रेंड चल रहा है बेटा, ये स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर खरीदना, शेयर बेचना, बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, समझना बिल्कुल अच्छे से। तो बताइए बेटा कि क्या मिस्टर एक्स अगर 10,000 के शेयर परचेज करना चाहता है, तो क्या मिस्टर एक्स 10,000 के शेयर परचेज कर पाएगा क्या? बोले हाँ सर, क्यों नहीं कर पाएगा? अरे कैसे कर पाएगा, पहले ये बताइए। अरे उसके पास पैसे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? बोले हाँ सर, पैसे तो होने चाहिए। देखिए बेटा, ऐसी एक बैलेंस शीट होती है, आपको पता होगा, 11 के अंदर पढ़ी होगी। जब अपन छोटे, जब 11 के अंदर पढ़ते थे बेटा, तो ऐसी बैलेंस शीट बनाते थे, इस साइड में तो है लायबिलिटीज और इस साइड में होती है असेट्स। बोला हाँ सर। अब ये बंदा बेटा 10,000 के इन्वेस्टमेंट परचेज करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो इन्वेस्टमेंट किधर आएगा बेटा? इधर आएगा। बोला हाँ सर, इन्वेस्टमेंट तो इधर आएगा, इन्वेस्टमेंट इधर आएगा। अरे बिना पैसों के कौन सा इन्वेस्टमेंट करेगा? सबसे पहले इसको क्या चाहिएगा? फाइनेंस की जरूरत होगी, 10,000 रुपए की जरूरत होगी। अरे इसके दिल में बहुत सारी चीजें हैं कि मेरे को परचेज करना है, शेयर परचेज करना है, बिल्डिंग परचेज करनी है, फ्लैट लेना है, कार लेना है, सब कुछ लेनी है इसको, तो सारी एसेट चाहिए। अरे पहले इसको बोल के तेरे पास पैसे तो लेके आ। बोला हाँ सर। कितनी तरीके से पैसे लेके आ सकता है? पैसे वही से, या तो ये उसके खुद के पास होगा तो खुद कैपिटल लगाएगा, अदरवाइज लोन लेगा। मान लीजिए इसने कैपिटल लगाई, सबसे पहले शुरुआत होती है बेटा बिजनेस में फाइनेंस से। अरे पैसा आना चाहिए बेटा। तो अगर आपने 11 में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो बेटा आपने सबसे पहली एंट्री पढ़ी होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये एंट्री पढ़ी होगी आपने। बोले हाँ सर। अरे इसने पैसा लाया होगा बेटा? बोले बिल्कुल लाया होगा सर। तो लाया होगा तो कितना लाया? 10,000 से, ये लाया 10,000 से, मान लीजिए 10,000 लाया। तो अब बताइए कैश आपने कहां लिखा होगा? यहां लिखा होगा असेट साइड में, कितने रुपए से? 10,000। और इधर कितना लिखा होगा? कैपिटल का 10,000 लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा? अरे ये इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज अभी तक है ही नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा था। मैंने बोला ये चाहता है ऐसा, लेकिन चाहने से काम थोड़ी चलता है। चाहता तो मैं भी बहुत कुछ हूं। अरे हम भी चाहते हैं कि हमारी भी शादी किससे हो जाए? बोले कैटरीना कैफ से हो जाए। क्या बात कर रहे हैं सर, बताया नहीं आपने? अरे चाहने से थोड़ी होता है यार, कुछ नहीं होता। चलिए, तो बात ये कर रहे हैं बेटा कि अगर ये चाहता है अभी कुछ इन्वेस्टमेंट परचेज करना, कुछ शेयर परचेज करना, तो इसके लिए अभी पॉसिबल है कि नहीं? बोले है सर, क्योंकि अब तो इसके पास कैश है। अब मान लीजिए वो फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बाद में सेकंड ट्रांजेक्शन पे जाता है और वो करता है, इन्वेस्टमेंट करता है किस कंपनी के अंदर? मान लीजिए रिलायंस कंपनी के अंदर। तो वो एंट्री करेगा इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, डेबिट करेगा और टू कैश कर देगा। बोले हाँ सर। कितने रुपए का करेगा? तो 10,000 का। अरे करेगा कि नहीं करेगा? बोले करेगा सर। तो बस मेरा मतलब केवल यही है बेटा कि जो रिलायंस लिमिटेड के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट परचेज किया 10,000, उससे आपकी एक असेट्स तो बढ़ी, इन्वेस्टमेंट तो बढ़ा, और जो आपके पास कैश था क्या वो कम हुआ कि नहीं हुआ? बोले हुआ है सर, बिल्कुल हुआ है। बताइए ये कैश यहाँ पर कितना हुआ होगा? अरे सर कैश कितना क्या हुआ होगा? 0 हुआ होगा। और बताइए ये इन्वेस्टमेंट कितना हुआ होगा? सर इन्वेस्टमेंट 10,000 हुआ होगा। अरे तभी तो इसकी टोटल वापस से मैच होगी, इधर भी 10,000 इधर भी 10,000 होगा कि नहीं होगा बेटा?
तो मेरे कहने का मतलब ये बेटा कि आप कुछ भी करो, सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फाइनेंस की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है। बोले ये तो ठीक है, इसके बाद में भी बहुत सारी चीजें होती है, किसको सेल करते हैं तो क्या होता है। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो गया, मैं थोड़ा और डिटेल से बताता हूँ, और 12,000 में हुआ है, तो इसकी क्या एंट्री करेंगे, बता सकते हैं मेरे को? सर हाँ, क्यों नहीं बता सकते, सब बच्चे बता सकते हैं। इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करने की एंट्री भी बताता हूँ। अरे इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करेंगे तो हमारे पास कैश वापस आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट 12,000 से। बोले हाँ, और टू इन्वेस्टमेंट 12,000। अरे मूर्खानंदो, जब हमारी बुक्स के अंदर ही 10,000 के इन्वेस्टमेंट है, जब आपने असेट्स को 10,000 से दिखा रखा है, तो क्या इन्वेस्टमेंट को 10,000 से 12,000 से क्रेडिट कर सकते हैं क्या? बोले अच्छा अच्छा, ये है सर। जब कोई चीज है ही नहीं है उसको कैसे कर सकते हैं यार? मेरी जेब में 20 रुपए है, बोले मैंने 50 रुपए खर्च कर दिए, जादू है क्या? अरे नहीं है कुछ भी जादू। तो यहां पर कितना लिखेंगे बोलिए? सर इन्वेस्टमेंट तो 10,000, लेकिन क्या हुआ? अरे ये प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं हुआ? बोला हाँ सर। अरे कितने रुपए से हुआ? 2,000 से। दिख तो रहा है कि स्क्रीन पे? नहीं दिखे तो बताना बेटा कि नहीं दिख रहा है। उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूं। अगर मान लीजिए ये हुआ तो उसके बाद में क्या होगा देखिए। अब वापस से बैलेंस शीट की किस्मत चेंज होगी। बैलेंस शीट की किस्मत कैसे चेंज होगी? अरे ये इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज बचेगी क्या? अरे कहां से बचेगी सर, बेच तो रहे आप, जो है वो बेच रहे हो, फिर बोले इन्वेस्टमेंट बचेगा क्या? हाँ पता है मेरे को, बेच दिया मैंने, तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट तो आएगा नहीं। तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो सर ये कैश आ जाएगा हम? बोले हाँ सर। तो ये इधर तो कैश 12,000, इधर की तो टोटल 12,000 आ रही है, और इधर की टोटल 10,000 आ रही है। बोले ये कहां से आपने बैलेंस शीट सिखाई सर? अरे ये बैलेंस शीट गलत है बेटा, क्योंकि क्या हुआ होगा बेटा, ये जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी तो कहीं ना कहीं गया होगा। बोले हाँ से गया तो होगा, कहाँ गया होगा? अरे बेटा ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर गया होगा। कहाँ गया होगा वो बताता हूं, ये देखो, ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें बाय साइड में लिखा होगा बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए से हुआ होगा? 2,000 से। तो ये जो प्रॉफिट हुआ 2,000 से, ये आपके यहाँ पर टू नेट प्रॉफिट में आया होगा कि नहीं आया होगा? अरे हाँ सर, पूरे साल का आपको नेट प्रॉफिट हुआ होगा 2,000। और आपको भी पता होना चाहिए, 11 में जब छोटे छोटे बच्चे थे हम, तो हम क्या करते थे कि सर अगर प्रॉफिट हो तो वो कैपिटल के अंदर ऐड होता है, और अगर वो लॉस हो तो कैपिटल में लेस होता है। तो 10,000 प्लस 2,000 कितना हो गया? 12,000 हो गया। इधर भी कितना हो गया? 12,000 हो गया। इधर भी 12, इधर भी 12, हो गई टोटल मैच। असेट्स भी इक्वल, लायबिलिटीज भी इक्वल। यही तो सिस्टम है अकाउंट्स का। उम्मीद करते हैं ये थोड़ा आपको समझ में आया होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ओवरऑल ये है बेटा कि अकाउंट्स को सीखना है, ना कि उसको रटना है। ठीक है सर, सीखेंगे, और कभी मौका मिला तो जरूर सीखेंगे। बहुत अच्छा। अब हम क्या चाहते हैं वो देखिए। अब हम ये चाहते हैं कि आपको फाइनेंसिंग ही पहले सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है सर, आप जो सिखाएंगे वो हम सीखेंगे। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, हम भी यही चाहते हैं कि आप वही सीखें जो हम सिखाते हैं। फिर आपको बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोले क्या बात कर रहे हैं सर, तो वे खरीदे ही नहीं क्या? अरे खरीदना नहीं खरीदना वो आपकी इच्छा है। अब देखिए बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब देखिए, अब इसको अगर थोड़ा सा ट्रिक से याद करना है तो थोड़ा मैं बता देता हूं बेटा। कंपनी फाइनेंस कहां कहां से कर सकती है, जनरली बताता हूं। देखो ये सब चीजें लिख रहा हूं यहां पर, लेकिन ये कोई काम का नहीं है। फाइनेंस तीन जगह से हो सकता है, या तो कंपनी शेयर इश्यू कर सकती है, या कंपनी डिबेंचर इश्यू कर सकती है, या कंपनी क्या कर सकती है बेटा, बैंक से लोन भी ले सकती है। बोले हाँ सर। तो सबसे पहला सोर्स मैं लिख रहा हूं, थोड़े छोटे अक्षर लिखूंगा, हो सकता है आपको ना दिखे, लेकिन मैं ज्यादा बड़े अक्षर लिख नहीं पाऊंगा। बोले क्यों सर? इसका मेन रीजन आप समझते ही हैं, क्योंकि अगर मैं ज्यादा बड़े लिखूंगा तो मेरे पास जगह थोड़ी कम है, और अदरवाइज फिर मेरे को ये नीचे वाला हटाना पड़ेगा। सीख रखा आप लोगों ने, इसलिए लिख रखा था केवल, बाकी हटा देंगे। देखो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहला जो पॉइंट आएगा बेटा, वो आएगा प्रोसीड फ्रॉम, या फिर मान लीजिए इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। सर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल मतलब, अब अपन ऐसे अगर ना लिखे तो प्रोसीड लिख सकते हैं बेटा। प्रोसीड का मतलब ही वही होता है बेटा। हम ये चाहते हैं कि पैसा कहां से आया, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर। अब इश्यू ऑफ शेयर लिखने के बाद में अब ये मत पूछना
कि सर वो शेयर इक्विटी है या प्रेफरेंस है। इक्विटी भी हो सकता है बेटा और प्रेफरेंस भी हो सकता है। हमारे को पैसा कहां से मिला है, तो शेयर इश्यू करने से मिला है। अब वही बच्चे बताएंगे जो ये समझते हैं कि अगर हम शेयर इश्यू करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा। बोले सर शेयर इश्यू करेंगे तो पैसा जाएगा, क्या बात कर रहे हैं। अरे मूर्खो, शेयर इश्यू करने से बेटा कभी पैसा जाता नहीं है। कंपनी क्या करती है, अपने शेयर के जो सर्टिफिकेट होता है वो पब्लिक में देती है और उसके अगेंस्ट में कंपनी उनसे क्या लेती है, पैसा लेती है। और पैसे के बदले में जो लिया है उसके बदले में कंपनी उनको डिविडेंड देती है। मतलब कंपनी के पास इश्यू करने से पैसा आता है। बोले ठीक है सर, फिगर किस में आएगा बेटा, प्लस में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बोले हाँ सर। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर। दूसरा, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोले हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता। अरे प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोले हो सकता है सर। पैसा डिबेंचर से भी तो आ सकता है, डिबेंचर का भी काम वही होता है, लेकिन उसके बदले में कंपनी डिविडेंड ना पे करके उनको इंटरेस्ट पे करती है। लेकिन पैसा डिबेंचर को इश्यू करने से भी आ सकता है उनका। अब तीसरा पैसा कहां से आता है, अगर हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब बताया था बेटा, लोन वगैरह की बातें हो रही है। किसकी हो रही है बेटा, लोन वगैरह की। यहां पर ही पैसा आएगा, यहां पर ही पैसा आएगा। मतलब पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोले पैसा तो आ रहा है सर। अरे आप ये बोलिए कि प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर बोलिए, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिवेंचर बोलिए, या प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोलिए, सब एक ही बात है बेटा। यहां से भी कंपनी पैसे ले सकती है, यहां से ही पैसे ले सकती है, यहां से ही पैसे ले सकती है। तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है बेटा, प्लस में आएगा, कैश का इनफ्लो हो रहा है। बोले हाँ सर हो तो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कि आपसे कोई पूछेगा कि ये प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर है या प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर है, तो ये कैसा आया सर। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये आएगा कैसे, बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप लिखेंगे, ये तो आपने लिख लिया, लेकिन यहाँ फिगर कैसे आएगा। छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि ये आपकी बैलेंस शीट है छोटी सी, जिसमें ये दे रखा बेटा शेयर कैपिटल, इधर 2020 इधर 2021। यहां मान लीजिए, यहां जो भी है, यहां मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ बेटा 7,50,000 बिगिनिंग में थी और बाद में हो गई शेयर कैपिटल 10 लाख। क्या हुआ मतलब, अरे बिगिनिंग में हमारे पास शेयर कैपिटल थी बेटा वो 750 थी और बाद में वही शेयर कैपिटल अगर 10 लाख हो गई है तो शेयर कैपिटल क्या बढ़ती है, जादू से बढ़ती है क्या। अरे नहीं सर, जादू से तो कैसे बढ़ेगी, आपने शेयर इश्यू किए होंगे। हाँ बेटा शेयर इश्यू किए होंगे, और शेयर इश्यू किए होंगे तो क्या हमारे पास कैश आया होगा क्या, सर हमें क्या पता है। बेटा शेयर इश्यू जो करते हैं कंपनी, वो भी दो टाइप से हो सकता है, फॉर कैश भी हो सकता है और अदर देन कैश भी हो सकता है। बोला हाँ सर ये तो पढ़ाया था हमारे सर ने भी, अदर देन कैश भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि यहां पर लिखा हुआ आ गया कि आपने जो शेयर इश्यू किया है 2,50,000 का, वो अगेंस्ट परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स किया है। मतलब मैं आपको समझाता हूं, बच्चे तो लिख लेंगे, बोले 7,50,000 और 10 लाख। बोले सर कितना कैश का इनफ्लो हुआ होगा, तो 2,50,000 का। बोले कैश कितना आया होगा, 2,50,000 सर। यहां लिख लेंगे अपन 2,50,000। अरे आपको भी लिखना है लेकिन थोड़ा ध्यान से। कैसे ध्यान से सर, ध्यान ये रखिए बेटा कि ये जो 2,50,000 आपके पास जो आया है, क्या वो कैश में आया है। ऐसा तो नहीं है कि हमने जो शेयर इश्यू किए क्या वो किसी फिक्स एसेट्स को परचेज करने के अगेंस्ट में कर दी हो। बेटा आपको एक एग्जांपल पूछा जाता है कि मान लीजिए आपने इश्यू ऑफ शेयर और परचेज मशीनरी ₹1 लाख। हमने शेयर इश्यू किए कितने रुपए के, 1 लाख के, और उसके बदले में क्या परचेज की, मशीनरी परचेज की। बताइए ट्रांजेक्शन कहां जाएंगे। पहला ऑप्शन बच्चों को दे दिया, बच्चे बोलेंगे सर जो शेयर इश्यू करेंगे वो तो जाएगी फाइनेंसिंग में, और जो मशीनरी परचेज करेंगे वो जाएगी इन्वेस्टिंग में। मतलब ये इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग का पार्ट पड़ेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। दोनों ही आंसर गलत है बेटा। बोले क्यों सर, ये दोनों ही आंसर इसलिए गलत है बेटा क्योंकि अगर आपने शेयर इश्यू किया है, शेयर क्या किया है, इश्यू किया है, और वो भी किसके अगेंस्ट में, परचेस ऑफ मशीनरी
अरे हमने क्या परचेज की, मशीनरी परचेज की बेटा, तो मेरे शेयर इश्यू हुए, शेयर गए, लेकिन उसके बदले में आई क्या, मशीन आई है। अरे शेयर गए तो उसके बदले में आई क्या है, मशीन आई है। तो शेयर गए तो ना तो उसके बदले में कैश आया, और मशीन खरीदी तो ना उसके बदले में कैश गया है। तो इसका मतलब ये जो ट्रांजेक्शन है बेटा, दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट बिकॉज दैट इज द नॉन कैश ट्रांजेक्शन। ये बेटा नॉन कैश ट्रांजेक्शन, नहीं पता चला नॉन कैश। अरे बेटा आपके पास मशीन आई तो मशीन के अगेंस्ट पैसा दोगे तो इन्वेस्टिंग में लिखोगे नहीं यार, बोले हाँ सर। लेकिन अगर हमने बोला कि सर शेयर तो इश्यू किए, बेटा शेयर इश्यू किए पब्लिक में, तो क्या उससे आपने पैसा लिया है क्या, बोले नहीं नहीं सर मशीन ली है। तो बेटा कहां से कैश आया, तो उस सिचुएशन में द ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड एज वेल एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी में वो रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन जनरली ऐसा होता है बेटा। तो इससे पता चल जाएगा। मान लीजिए डिबेंचर है, पहले 1 लाख और बाद में हो गए 150, बताइए इश्यू हुए कि नहीं हुए बेटा। अरे पहले 1 लाख थे, अब मान लीजिए पहले लोग मेरे से कितना मांगते थे 1 लाख, अब कितना मांगने लगे 150। मैंने लोगों से पैसा लिया होगा बेटा और डिबेंचर इश्यू किए होंगे, पैसा आया होगा। बोले ठीक है सर, बहुत अच्छी तरीके से बता दिया और समझ में भी आ गया। तो ठीक है, यहां तक पता चला आपको, बोले हाँ सर। अगर थोड़ा सा इस एक्टिविटी को समझ लेता है बेटा तो आगे वाली एक्टिविटी बहुत इजी हो जाएगी। शेयर इश्यू किए बेटा, डिबेंचर इश्यू किए, और पैसा कहां से आया है, बोरोइंग से भी आ गया है। उसके बाद में सर और कहीं से पैसा आ सकता है। देखो एक चीज ध्यान रखना बेटा, एक बैंक ओवरड्राफ्ट एक ऐसा आइटम है जो आपको करंट लायबिलिटीज में दे रखा होगा। कहां दे रखा होगा बेटा, करंट लायबिलिटीज के अंदर। क्या, बोले बैंक ओवरड्राफ्ट, बोले हाँ बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट दे तो रखा होगा करंट लायबिलिटीज के अंदर, लेकिन उसको भी आपको फाइनेंसिंग में ट्रीट करना होगा। वो मैं आपको जब करंट लायबिलिटीज के ट्रीटमेंट करूंगा तो उसमें स्टार लगा के बताऊंगा। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब सब अच्छे जानते हैं कि लोगों ने क्या कर दिए हैं, मेरे बैंक में अकाउंट में पैसे पड़े थे 50,000 और मैंने किसी को चेक दिया 60,000 का और बैंक ने वो चेक क्लियर कर दिया, मेरे को 10,000 की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिली है, मतलब बैंक ने मेरे को पैसा ज्यादा दिया। अगर मान लीजिए इंक्रीज हो, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो बेटा, इंक्रीज हो, तो बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज होने का मतलब समझा आप? अरे मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हुआ होगा तो बैंक मेरे से ज्यादा मांगती है, मांगेगी कब, जब मेरे को पैसा मिला होगा। उस सिचुएशन में भी कैश क्या हुआ होगा, इनफ्लो हुआ होगा। बोले हाँ सर। अब दूसरा सर, अब बेटा पैसा जा भी तो सकता है, बोले हाँ सर। अगर मान लीजिए शेयर का आपने रिडेम्पशन कर दिया, प्रेफरेंस शेयर का, अगर मान लीजिए आपने रिडेम्पशन कर दिया, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है बेटा, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है और डिबेंचर का भी रिडेम्पशन हो सकता है। सर इक्विटी शेयर का नहीं होता बेटा, डिबेंचर का रिडेम्पशन हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर का भी रिडेम्पशन हो सकता है, लेकिन शेयर इक्विटी जो शेयर होते हैं उसका अगर बायबैक किया है तो उस सिचुएशन में पैसा जाएगा। लेकिन ये फिगर क्या माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, बोले हाँ सर माइनस हो जाएगा क्योंकि रिडेम्पशन हो रहा है और रिडेम्पशन हुआ होगा तो पैसा गया होगा। तो बेटा देखो पैसा आया तो प्लस में, डिबेंचर इश्यू किए प्लस में, डिबेंचर का रिडेम्पशन हुआ माइनस में, शेयर इश्यू किए प्लस में और शेयर का रिडेम्पशन हुआ माइनस में। तो क्या इन दोनों के पॉइंट तो खत्म हो गए? तो क्या सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग को भी तो रीपेमेंट करना पड़ेगा, बोले करना पड़ेगा। अगर रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है तो भी हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस करना ही पड़ेगा। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बोले करना पड़ेगा सर, क्योंकि बोरोइंग अगर हमने ली है दैट इज पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो जब हम उसका रीपे करेंगे दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जब लिया होगा तो कैश आया होगा तो प्लस में लिखा होगा, रीपे किया होगा तो कैश गया होगा तो माइनस में लिखा होगा। कोई जनरल चीजें हैं सर, बिल्कुल ये भी हो गया सर। बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट जो आपने अगर इंक्रीज हुआ है तो पैसा आता है, कभी कभार हम उसका रीपेमेंट भी तो करेंगे। अगर बाई चांस डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बताइए क्या फिगर माइनस में आएगा कि नहीं आएगा? बोले यहां तक तो सर ठीक है सर, बहुत इजी है, कोई समस्या है ही नहीं है। बेटा कोई समस्या नहीं है मैं भी मानता हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहां से थोड़ी आपको अलग लगेगी, लेकिन आपको एक बार सुनना है। मैं इसको नीचे से थोड़ा सा मिटा रहा हूं बेटा, ये आप लोगों ने सीख लिए हैं और मैं इस फाइनेंसिंग को बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूं, इसकी वजह से मेरे को नीचे वाला थोड़ा रफ करना पड़ रहा है। आप लोगों ने उम्मीद करते हैं कि समझ भी लिया होगा और लिख भी लिया होगा।
ठीक है सर, कर दीजिए, कोई दिक्कत, बहुत अच्छे बच्चे। चलिए बेटा आप बताइए कि जो डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ वो माइनस में आया, और पैसा कहां जा सकता है बेटा? अब मैं यहां पर एक वर्ड लिखूंगा बेटा, वो लिखूंगा डिविडेंड, या फिर पहले इंटरेस्ट लिख लेता हूं। डिविडेंड दो टाइप के होते हैं, इंटरेस्ट पेड। अब बताइए सर ये इंटरेस्ट पेड भी फाइनेंसिंग है क्या? बेटा देखो ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो चीज जिससे रिलेटेड होती है वो वहीं जाती है। ये इंटरेस्ट पेड किससे रिलेटेड है? इंटरेस्ट किसको पे करते हैं? तो जहां से लोगों से उधार लिया, जहां से फाइनेंस किया हमने। तो बेटा जब फाइनेंस की वजह से हमने अगर इंटरेस्ट पे किया है, तो इंटरेस्ट पेड भी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इसको स्टार लगा दीजिए बेटा, और बाद में समझेगी इसको। अच्छे से समझना पड़ेगा कहां पर, क्योंकि इसका एक और जगह एडजस्टमेंट होगा बेटा, वो होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। आपको दिल में नहीं लेना क्यों होगा क्यों नहीं होगा। बताइए कि क्या हमने डिबेंचर इश्यू किए होंगे तो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे किया होगा? बोला हाँ सर। क्या बताइए लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो मतलब ये जो बोरोइंग लिया, लोगों से उधार लिया, बैंक से उधार लिया है, क्या उनको भी हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? करना पड़ेगा सर। पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। अरे ये इसकी मम्मी है तो इसका बच्चा तो यही आएगा बेटा। मतलब जो जिससे रिलेटेड होगा तो वो तो उसके साथ ही जाएगा नहीं यार। जनरली ऐसा ही होता, हम तो ये मानते हैं बेटा। चलिए आगे सर। बेटा डिविडेंड पे करना पड़ता है। डिबेंचर होल्डर को तो आपने क्या पे कर दिया? इंटरेस्ट पे कर दिया, लेकिन शेयर होल्डर को भी डिविडेंड पे करना पड़ता है। डिविडेंड को हम फर्दर टू पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक तो होता है बेटा प्रपोज डिविडेंड, और एक होता है इंटरिम डिविडेंड। क्या डिफरेंस है सर इन दोनों में? प्रपोज डिविडेंड वो होता है बेटा जो इस साल प्रपोज होगा और नेक्स्ट ईयर पे होता है, और ये जो इंटरिम डिविडेंड होता है, कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने के केस में कंपनी क्या करती है? ईजीएम बुलाती है, और उस ईजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर करती है, और विद इन 5 डेज उसको क्या कर देती है? पे भी कर देती है। मतलब उसी साल में क्या हो जाता है बेटा? प्रपोज हो जाता है, उसी साल में क्या हो जाता है? पे हो जाता है। दैट इज इंटरिम डिविडेंड। तो दो टाइप के डिविडेंड भी मिलेंगे, प्रपोज डिविडेंड पेड भी इसी का पार्ट है बेटा, और इंटरिम डिविडेंड पेड भी इसी का पार्ट है। रटोगे तो कुछ भी नहीं चलेगा काम। अरे ये सब किससे रिलेटेड है? देखो ये दोनों जो हैं वो इस शेयर से रिलेटेड है बेटा, है कि नहीं? बोला हाँ सर। ये इंटरेस्ट किससे रिलेटेड है बेटा? ये बेटा इन दोनों से रिलेटेड है, मतलब डिबेंचर और लोन से रिलेटेड है। थोड़ा मैं इसको लिंक कर रहा हूं बेटा, रटना मत इनको। शेयर इश्यू करने से पैसा आया, डिबेंचर इश्यू करने से पैसा आया, लोन लेने से पैसा आया, बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज करने से भी पैसा आया। अगर इन्हीं चीजों का रीपेमेंट होगा तो वापस से क्या होगा? पैसा जाएगा। और इनके ऊपर हमें क्या पे करना पड़ेगा? डिबेंचर हो गए, लोन हो गए तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और शेयर हो गए तो डिविडेंड पे करना पड़ेगा। यहां तक मेरे को नहीं लगता है कि आप लोगों को कुछ समस्या आई होगी। इंटरेस्ट पेड, प्रपोज डिविडेंड पेड, और इंटरिम डिविडेंड पेड। बोले सर यहां तक है कि कुछ और भी है? तो लगभग यही चीजें आती है जनरली। अब देखिए बहुत सारी कैश क्रेडिट वगैरह, पब्लिक डिपॉजिट वगैरह पढ़ेंगे अपन। ऐसा कोई क्वेश्चन में आया तो लिखेंगे, बाकी देखो पेज भरने से कोई मतलब नहीं है। आपके यहीं तक के पॉइंट में ही आपका कैश क्वेश्चन, और मैं भी ये बता रहा हूं कि सर ये एक एक्टिविटी में इतने सारे पॉइंट आएंगे, तो ये तीनों एक्टिविटी कब होगी? और उसमें मैं बताता हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज द मेजर एक्टिविटी ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये सबसे बड़ी एक्टिविटी, मेजर एक्टिविटी है, इसमें और ज्यादा पॉइंट आएंगे, लेकिन चिंता नहीं करनी है। सर चिंता तो नहीं करेंगे, लेकिन इतना बनाएंगे कैसे एग्जाम में? बेटा एग्जाम में ऐसा नहीं आता है। ये इतने सारे पॉइंट में से एक आधा पॉइंट आएगा, या तो शेयर इश्यू हो रहे होंगे, या शेयर रिडेम्पशन हो रहे होंगे, या डिबेंचर इश्यू हो रहे होंगे, या रिडेम्पशन हो रहे, दोनों तो हो ही नहीं सकता है। थोड़ा देखिए आप बैलेंस शीट को अपन समझेंगे और पढ़ेंगे बेटा, तो इनमें से एक आधा पॉइंट मुश्किल से आता है, एक आधा इन्वेस्टिंग में से, और 2-3 पॉइंट फाइनेंस सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से, और खत्म। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो पूरे में से पूरे मार्क्स आप लेके आ सकते हैं। बोल ठीक है सर। बेटा आप देखिए इन सब की आप क्या करेंगे? टोटल करेंगे। कुछ कैश आया है, कुछ कैश गया है, तो यहां पर एक फिगर बाहर आएगा, प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। बोले हाँ सर ये आपने पहले ही बताया था, या तो फिगर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। अगर प्लस में आता तो क्या लिखना है बेटा? तो क्या लिखना वो भी बता देता हूं, और माइनस में आए तो क्या लिखना वो भी बता देता हूं। अगर प्लस में आए तो लिखना बेटा नेट कैश फ्रॉम। क्या लिखेंगे बेटा? नेट कैश फ्रॉम। और ये है बीच में ऑब्लिक,
नेट कैश फ्रॉम ऑब्लिक यूज्ड इन, अरे इस ऑब्लिक का मतलब तो समझते क्या है? ऐसे इस ऑब्लिक का मतलब क्या होता है? इस ऑब्लिक का मतलब होता है या तो ये और या ये, दोनों तो आ नहीं सकता, या तो फ्रॉम आएगा या यूज इन आएगा। अरे पता चला क्या? अरे इसका मतलब पता चला क्या? ये और है बेटा, और का मतलब या तो ये या ये। ठीक है सर। या तो ये तेरी गर्लफ्रेंड है या फिर ये मेरी गर्लफ्रेंड है, वो वाला काम है। चलिए, नेट कैश फ्रॉम ऑब्लिक यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए, कैसा लगा आपको वीडियो? जरूर कमेंट करके बताइए। हमने ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी को खत्म किया बेटा। इससे आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी को मैंने बहुत डिटेल से बताया। बच्चे बोलेंगे आपसे कि बोले ऐसे कौन से सारे जो आपको फाइनेंसिंग पहले पढ़ाते हैं, हमारे तो ऑपरेटिंग पहले पढ़ाते हैं। उनको भी जवाब दीजिए आप कि फाइनेंसिंग पहले क्यों पढ़ाते हैं। अरे सर जवाब कैसे देंगे ये बताओ ना आप। ये अकाउंटिंग मैंने बताई ना आपको यार। बोले कहाँ बताई सर? ये लास्ट स्लाइड शायद ये वाली। अरे बोलो कि भाई इस बंदे का क्या इच्छा थी? बोले उस बंदे की तो सर शेयर परचेज करने की इच्छा थी। शेयर कहां से परचेज करेगा? है क्या उसके पैसा? बोले सर पैसा तो नहीं था। तो फिर कहां से परचेज करेगा? बताया था बेटा। कहाँ गया यार? ये था शायद। बिल्कुल यही था। ये देखिए। अरे आपको इसको समझाना पड़ेगा। बोले क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ क्यों समझाए हम? अरे उसको बोलिए कि बेटा पहले फाइनेंस होता है, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट होता है, और उसके बाद में ऑपरेटिंग होता है। और हमारे सर तो ऐसे ही बताते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा। देखिए, जैसा आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों को पसंद आ रही होगी हमारी क्लास। और आप ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सभी का बेनिफिट होना चाहिए। और बहुत अच्छी तरीके से हम आपको कंटेंट देने वाले हैं, और कंटिन्यूस बेस पे देने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा हम आपको टॉपिक्स यूट्यूब पे कराने वाले हैं। बाद में और देखते हैं हम क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे जैसे सीबीएसई का कुछ सर्कुलर आ जाता है, पेपर पैटर्न के बारे में आ जाता है, तो हम उसके बाद में एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे। उसकी आप चिंता ना करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर हमारा चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। थैंक यू।